हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। आप देख पा रहे होंगे कूलम्ब्स लॉ पूरा पिक्चर मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। और इन 9 पॉइंट्स का आप पहले स्क्रीनशॉट खींच लें। ठीक है, खींच लिया होगा। ठीक। कूलम्ब्स लॉ की अगर मैं बात करूँ तो कूलम्ब्स लॉ बिल्कुल मैच खाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। देखना आप कैसे। फर्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस बनाए हैं। एक है Q1, एक है Q2। दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है स्मॉल r। ठीक है। Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है F21, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक, आप देख पा रहे होंगे इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और Q2 भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेज है इसलिए दोनों रिपेल हो रहे हैं। ठीक है। और दोनों का आप देख पा रहे होंगे कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री पर है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने लिखा है F12 इक्वल्स टू F21, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया है। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन मैंने बताया था आपको अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन मैंने लगाया है। और ये न्यूटन के थर्ड लॉ से आप इसको भली भांति समझ सकते हैं। ठीक है। एक्शन रिएक्शन वाला लॉ था न्यूटन का थर्ड लॉ, मैं आपको बताता चलूं। ठीक है। अब मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है कि ये फोर्स का डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट तो होगा, यानी इनके साइन में तो डिफरेंट होगा, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट मास जो है वो आइडेंटिकल है। दोनों जो है वो पॉजिटिव है, एक Q1 और एक Q2। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड को मोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए F12 का मोड इक्वल्स टू F21 का मोड। और ये फॉर्मूला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बिल्कुल मैच खाता है हमारे कूलम्ब्स, हमारे जो आपने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वहां पर होता था जी Q1 की जगह होता था M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर आ गया। इसको जो है वो आप F भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने के की वैल्यू लिखी है, वहां पर जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था। ठीक है। जिसकी वैल्यू भी शायद आपको याद हो, अगर याद हो तो कमेंट करके बताना कि जी की वैल्यू वहां पर क्या थी। यहाँ पर क्यू की वैल्यू हम देखेंगे 1/4 पाई जो है वो यहाँ पर होती है। यहाँ पर वहां जी जो था वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट था, यानी कि उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पर के जो है वो डिपेंड करेगा मीडियम पे। ठीक है। और मीडियम पे डिपेंड करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या चिपकाया है, एप्सिलॉन। अब इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ये कुछ ई जैसा जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। ई, ये एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, ये होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है। मीडियम की परमिटिविटी जो है वो मीडियम के अनुसार चेंज होगी। तो जिस मीडियम की परमिटिविटी कम होगी, अगर डिनोमिनेटर कम होगा, परमिटिविटी कम होगी, तो ये पूरा टर्म जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, यानी कि के जो है वो इंक्रीज होगा। और उससे होगा क्या कि जो फोर्स है, ये के प्रोपोर्शनल आपको यहां से दिख रहा होगा, तो फोर्स भी जो है वो बढ़ेगा। यानी आप यूं समझ सकते हैं कि अगर एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम अगर कम होगा, तो किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में या दो चार्ज आप कहेंगे उनके बीच में उस मीडियम के अंदर फोर्स जो है वो बढ़ेगा। ठीक। तो ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि फॉर एयर और फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, इसके लिए के का वैल्यू क्या होता है, इसके लिए के का वैल्यू 1/4 पाई होता है। अब मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एयर और फ्री स्पेस की बात करी है, और एयर और फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एप्सिलॉन ना लिख करके एप्सिलॉन नॉट जो है वो लिखेंगे। ठीक है। के की वैल्यू मैं आपको बताता चलूँ कि एयर या फ्री स्पेस के अंदर होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इसकी यूनिट, आप इस पे गौर करना कि अगर मैं के को यहां से सेपरेट कर लूं, आर को यहां ले आऊं, Q1 Q2 को डिनोमिनेटर में ले आऊं, तो उसकी यूनिट आप देख सकते हैं फोर्स की न्यूटन, आर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, और दोनों चार्जेस है, चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है, तो कूलम्ब स्क्वायर आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है। इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या आप कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या परमिटिविटी ऑफ एयर, सब एक ही चीज है। ठीक है। ये परमिटिविटी जो है ये एयर या वैक्यूम या स्पेस के लिए सबसे कम होती है, इसकी वैल्यू इनके लिए सबसे कम होती है, और वो वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैं फिर कह रहा हूँ, इसकी यूनिट पे जो है वो आप गौर करना, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी के की यूनिट के जस्ट उल्टी यूनिट है, ये उसको रेसिप्रोकेट कर दिया है। ठीक है। तो मैंने बताया कि एयर और वैक्यूम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो सबसे डाउन होती है, इसलिए अगर एयर और वैक्यूम में हम 2 पॉइंट चार्जेस की फोर्स की स्टडी करें तो वो हम पाएंगे कि वो सबसे मैक्सिमम निकल के आएगा। यहाँ मैंने लिखा है कि मिनिमम फॉर एयर एंड वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी मिनिमम फॉर एयर और वैक्यूम
implies that F is maximum for air और वैक्यूम। फोर्स जो है वो एयर और वैक्यूम के मीडियम के अंदर सबसे मैक्सिमम हमको मिलेगा। यहाँ पर के की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो मैंने लिख दी है। कई सारे क्वेश्चंस में तो ये दी जाती है, लेकिन जहां नहीं दी जाती है वहां हमको खुद को लिखनी पड़ती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको आपको याद रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट हमारा हो जाता है कि F acts along the line joining both the charges, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक सेंट्रल फोर्स है। ये जो लाइन होती है दोनों पॉइंट चार्जेस को जोड़ने वाली, आप गौर करना कि ये जो लाइन है ये इन दोनों पॉइंट चार्जेस के सेंटर से जुड़ी हुई है। अगर आगे हमारे पास कोई भी बॉडी आती है तो हम उसके सेंटर से ही जो है वो इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन ज्वाइनिंग फोर्स ये जो है क्या होता है कि जो लाइन ज्वाइन करती है उसी लाइन के अलोंग ये फोर्स लगता है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। ये ठीक ग्रेविटेशनल फोर्स से कुछ मैच खाता आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सिक्स पॉइंट क्या है कि इट इज वैलिड फॉर द पॉइंट चार्जेस, ये हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। अब आप कहेंगे कि पॉइंट चार्जेस क्या होता है? तो पॉइंट चार्जेस वो चीज होती है कि जैसे मान लीजिए समुद्र में लोटा, मतलब कि दो चार्जेस हमारे पास है और उनके बीच का सेपरेशन इतना ज्यादा है कि वो उन दोनों चार्जेस के रेडियस से कई गुना ज्यादा है, ठीक है। मतलब उनका सेपरेशन उनके खुद के रेडियस से कहीं ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कहेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा लॉ हम पढ़ रहे हैं ये केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, ठीक है। 7 पॉइंट होगा हमारे पास, इट इज वैलिड फॉर द स्टेशनरी चार्जेस, मतलब पॉइंट चार्ज तो हो साथ में वो स्टेशनरी भी होने चाहिए, मतलब वो रुके रहने चाहिए, मोशन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। यही चीज जो है वो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी पढ़ी थी, वो भी पॉइंट मासेस के लिए ही वैलिड था और स्टेशनरी मास के लिए ही वैलिड था। तो ये पॉइंट चार्ज और स्टेशनरी चार्ज के लिए वैलिड होगा। 8 पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। r जो है वो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन है, ठीक है। 9th और लास्ट पॉइंट हमारे पास होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। याद करिए जब हमने वर्क वाला चैप्टर पढ़ा था वहां कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जो पथ पे डिपेंड, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा वर्क डन जो है वो क्या होता है? ऐसा वर्क डन जो पथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है इसके अंदर कि कोई भी क्लोज्ड पथ के अंदर अगर आप वर्क डन देखेंगे तो ऐसे फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो हमारे पास 0 निकल के आता है, ठीक है। तो ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। और ये कूलम्ब का जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी हमारे पास कंजर्वेटिव नेचर का है। तो ये कूलम्ब्स लॉ के बारे में मैंने पूरी जो है इसका कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया है आपके सामने, और गारंटी लेता हूं कि कोई क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं छूटने वाला है अगर आपने ये सारे पॉइंट्स ध्यान से पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।